So, welcome to a new chapter, Carbon and its Compounds. तो ये चैप्टर क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में से है. नाउ व्हाई इज़ इट सो? बिकॉज ये चैप्टर आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा. ठीक है, बाकी के चैप्टर्स आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी आपने क्लास 7 में पढ़ा था थोड़ा बहुत. सो नथिंग इज़ मतलब अननोन. लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू है. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इस चैप्टर के रिलेटेड आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इन द लोअर स्टैंडर्ड. लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10 में, उनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है. ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है आपने. ठीक है, थोड़ा सा भी नॉलेज आपको उस उन चैप्टर्स के बारे में है. लेकिन मतलब ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर जो है आपके लिए एकदम नया है. टोटली न्यू फॉर यू. सो इस चैप्टर को हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे. और क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है केमिस्ट्री वाले पार्ट से. ठीक है, और ओवरऑल देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में ये इंक्लूडेड होता है. बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है. और बड़ा होने के साथ साथ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्लास 11 और 12 में आपको इस चैप्टर के सब चैप्टर्स भी मिलेंगे. मतलब हर एक टॉपिक को लेकर पूरा एक चैप्टर होगा इसके कार्बन के कंपाउंड्स के रिलेटेड. जैसे कि अल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया, अल्कोहल के अंदर ही होता है वो. एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईस्टर हो गया, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इनको लेकर एक सेपरेट चैप्टर बनता है 11-12 में. ठीक है, सो यू कैन गेस कि अगर ये चैप्टर अभी आपका क्लियर हो जाता है क्लास 10 में, एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, सो 11-12 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर को लेकर. और अगर आपको क्लास 10 में इस चैप्टर का कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो अब आपको फर्दर बहुत प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे. सो इट्स माई यू कैन से it is my earnest request to you all to better to you can say कि to ask doubts about this chapter. because ये chapter I know doubts बहुत होते हैं इस चैप्टर में. ठीक है, और इस एक्चुअली क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है कह सकते हो. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज कार्बन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है, एक्चुअली नॉन मेटल है. ये एक ऐसा एलिमेंट है जो जो अकेले बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो सारे मिलकर जितने कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बन अकेला, खुद अकेला वो उन सारे के सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड से भी कंपाउंड ज़्यादा बनाता है ये कार्बन. मतलब इतना ख़तरनाक है ये. ठीक है, मतलब ये कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि भाई ये बहुत लोगन से पूरा केमिस्ट्री का एक पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ये अकेला संभाल रहा है. ठीक है, सो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे हम एकदम डिटेल्स में, जिससे कि कोई भी डाउट अगर होता है तो वो हमें क्लियर आउट हो जाए अभी के अभी. बाद में अगर आपने अपना डाउट छुपाया बिकॉज ड्यू टू सम कम्युनिकेशन स्किल, तो आपको बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगे. ठीक है, तो बहुत बात कर ली है. तो अब हम सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कार्बन एक्चुअली में क्या है, कार्बन कितने मात्रा में हमें मिलता है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो हम अभी पढ़ने वाले हैं अबाउट कार्बन.
अबाउट कार्बन। तो कार्बन क्या है? तो हमें पता है कि कार्बन जो है वो एक्चुअली एक नॉन मेटल है ना। सो कार्बन इज ए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए नॉन मेटल, ठीक है। और कार्बन को लेकर एक केमिस्ट्री का एक बड़ा सा पार्ट बनता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मेन हिस्सा है, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनता, ठीक है। सो दिस इज़, यू कैन से दिस इज़ द रूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लैंड में, मतलब अर्थ के क्रस्ट में कितना कार्बन हमें मिलता है, कितना परसेंटेज में मिलता है, और बाकी क्या क्या चीज़ें मिलते हैं, ठीक है, और किस फॉर्म में मिलता है, ओके। तो सबसे पहले हम लिथोस्फेयर की बात करते हैं, मतलब लैंड की बात करते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर में कार्बन जो है वो फिफ्टींथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो कार्बन is the 15th most abundant element in the earth's crust। तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे पाए जाने वाला ये 15वीं नंबर है, ये 15th नंबर, ओके। मतलब 15th सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में वो है कार्बन। और सबसे पाया जाने वाला क्या है भाई, ये भी लिख देता हूँ। सो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट वो होता है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अर्थ के क्रस्ट में सबसे पाए जाने वाला एक ऐसा एलिमेंट है, ये है ऑक्सीजन। और जो सेकंड है सबसे पाए जाने वाला वो क्या है देख लेते हैं। सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड होता है, ठीक है। ये जो ये जो रेत है ना, रेत मीन्स सैंड, हिंदी में हम इसको रेत कहते हैं। तो रेत जो है ना वो सबसे सेकंड मोस्ट पाए जाने वाला मतलब एलिमेंट है। मीन्स सैंड नहीं, सैंड जिस एलिमेंट से बना है, सिलिकॉन से बना है ना, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड्स को हम कहते हैं सैंड, SiO2, ठीक है। तो सैंड को हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सैंड एक्चुअली सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन के डाइऑक्साइड से बना होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन सबसे मोस्ट अबंडेंट है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट। और जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट है, थर्ड मोस्ट abundant, any guesses? Well, it is aluminium, ठीक है। सबसे पाया जाने वाला थर्ड नंबर पर जो है वो है एल्यूमिनियम। और कार्बन ऐसे करते करते 15th सबसे पाए जाने वाला है एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। मैं अर्थ की क्रस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब कितना परसेंटेज है वो देख लेते हैं। सो अर्थ's crust has 0.02% कार्बन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो अर्थ के क्रस्ट में आपको 0.02% कार्बन मिल जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जैसे कि कार्बोनेट्स, इसके बाद बाइकार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कह सकते हो, बाइकार्बोनेट्स। इसके बाद कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में। तो अर्थ के जो क्रस्ट है ना उसमें आपको 0.02% कार्बन मिलेगा,
कार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में और पेट्रोलियम के फॉर्म में। ठीक है, ये तो हो गया भाई लैंड की बारी। अभी एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि कितना परसेंटेज कार्बन होता है। ओके, तो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, हमें पता है। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, आपको पता है 78.08। ओके, ठीक है। और इसके बाद ऑक्सीजन होता है 20.95, 20.95%। ठीक है, इसको 21 भी हम कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 20.95 के अराउंड है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके हम 21 भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, बुक्स में 21% ही लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो इतना ही है। आर्गन गैस भी हमें मिल जाता है जो कि है 0.93%। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03% अपने एटमॉस्फेयर में, और अदर गैसेस, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। ठीक है, कुछ ट्रेसेस भी है, ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है ना। तो एटमॉस्फेयर में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी हमें कार्बन मिलता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर primarily in the form of कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका कंसनट्रेशन कितना है भाई? इसका कंसनट्रेशन देख सकते हो 0.03% है, एंड इट्स कंसनट्रेशन इज 0.03%। ठीक है, तो प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, और सेकेंडरीली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो प्राइमरीली मतलब ज़्यादा परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और थोड़ा कम परसेंटेज में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो प्राइमरीली जो ज़्यादा होता है उसका हमने पहले लिखा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में भी आपको कार्बन दिख रहा है। ठीक है, मतलब अलग अलग फॉर्म में दिखेंगे आपको कार्बन, लेकिन कार्बन होगा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में भी। अभी हाइड्रोस्फेयर में भी हम देखेंगे। हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी वाला जो होता है ना, हाइड्रोस्फेयर। सो हाइड्रोस्फेयर में कितना देखते हैं, कार्बन कितना है। तो हाइड्रोस्फेयर में क्या है, मतलब एक्वाटिक है ना, ओशियन, सीज, इसके बाद रिवर, लेक, इसके बाद वाटर बॉडी जितने भी हैं। सो इसमें क्या है कि द शेल्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स जो है, इनके जो शेल्स हैं, ठीक है, जो आउटर कवरिंग होता है उनका प्रोटेक्शन के लिए, वो एक्चुअली जैसे कि टर्टल भी कह सकते हो, टॉर्टोइस भी कह सकते हो, उनका जो शेल है ना, बाहर का शेल बहुत बहुत हार्ड होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो देख सकते हो कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इसको हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड नहीं करना चाहता, एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ उसको। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि हमें पता है हम एग खाते हैं, ठीक है, चिकन का भी हो सकता है, अभी वो गूस का भी हो सकता है, अभी वो हैन का भी हो सकता है, अभी वो डक का भी हो सकता है। तो हम बहुत सारे एनिमल्स का एग खाते हैं ना। ये जो एग होता है, इसका जो वाइट कलर का जो कवरिंग होता है ना,
वाइट कलर का जो शेल होता है जिसको हम कहते हैं शेल, ठीक है, वो शेल एक्चुअली बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुमको कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कार्बन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो देख सकते हो कि लैंड में, एयर में और वाटर में, मतलब हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर में हर जगह तुमको कार्बन मिल जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में, और कुछ परसेंटेज के साथ, मतलब कुछ कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई ठीक है, कार्बन ऐसे ऐसे जगह पर प्रेजेंट है। अब ऐसा हम क्या करें, कैसे पता लगाए कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कार्बन है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कार्बन है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। बात करेंगे इसको लेकर अभी। देखो, कन्फर्मेटरी टेस्ट, confirmatory test for carbon in a substance. Confirmatory test for carbon in a substance. तो इसका आंसर होगा कि जब भी, मतलब तुम अगर किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो अगर जलाने के बाद उस सब्सटेंस के अंदर से या फिर उस सब्सटेंस के जलने से एक ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस निकलता है, तो समझ जाना उस सब्सटेंस के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। सो ऑन बर्निंग ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को जिसके अंदर कार्बन है, अगर हम इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो ये एक ओडरलेस और कलरलेस गैस प्रोड्यूस करता है या फिर करेगा। इट विल प्रोड्यूस एन ओडरलेस या फिर ओडरलेस एंड कलरलेस गैस एंड कलरलेस गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो कलरलेस और ओडरलेस गैस ये प्रोड्यूस करेगा, ये एक्चुअली होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर कार्बन है, वो कैसे पता लगाएंगे? कि अगर हम उस सब्सटेंस को जलाकर देखें और देखने के बाद अगर जलने के बाद उसके अंदर से एक ओडरलेस और कलरलेस गैस जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो समझ जाना है कि भाई इसके अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर कार्बन है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये जो ओडरलेस और कलरलेस गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड है? इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, बिकॉज ऑक्सीजन भी ओडरलेस और कलरलेस होता है, ठीक है। सो इसको हम टेस्ट करेंगे। तो देखो, जैसे कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को ऐसे रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही साथ हीट और लाइट भी निकलता है, ठीक है। ओके, अब हाउ टू prove that this odorless and colorless gas is carbon dioxide only and nothing else। इसको प्रूव करने के लिए हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करने के लिए हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, है ना। अगर वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो समझ जाना कि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। सो द confirmatory test confirmatory test, ठीक है, मतलब कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो हम क्या करेंगे, हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं,
क्या टेस्ट करते हैं बताओ? लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, अगर लाइम वाटर को इस गैस ने मिल्की कर दिया है, और आपको पता है आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मिल्की किस लिए होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज ए वाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर है? आई होप आपको पता है ये बात। अगर नहीं पता है तो फिर से रिकैप कर देता हूँ, अभी मैंने रिकैप किया है। ठीक है, सो लाइम वाटर टेस्ट में क्या करते हैं? हम लेते हैं लाइम वाटर, मतलब फॉर्मूला क्या है लाइम वाटर का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस ये एक्वस होता है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, तो हमें मिल जाता है एक प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। सॉलिड होता है ये, प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड होता है, याद रखना। ठीक है, सो कुछ ऐसा होता है। और ये इसका कलर क्या होता है बता सकते हो? हाँ जी, इसका कलर होता है वाइट। इट इज़ ए वाइट PPT। ठीक है, और क्या निकलता है भाई? और वाटर, पानी पानी। ठीक है, वाटर। ठीक है, ओके। और यही बंदा मतलब अपना जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज द मेन रीज़न जिसलिए क्या होता है? मेक्स लाइम वाटर मिल्की। मेक्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, सो दिस इज स्लैक्ट लाइम और यू कैन से लाइम वाटर। ठीक है, एक ही बात है, दोनों ही इसके सेम ही फॉर्मूले हैं। लाइम वाटर भी कह सकते हो या फिर स्लेक्ट लाइम भी कह सकते हो। ओके, ठीक है भाई। तो यही वो बंदा है जिसने इसको मिल्की किया है। अच्छा, मिल्की की जगह पर टर्बाइड भी लिख सकते हो, TURBID। टर्बाइड का मतलब भी मिल्की होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो फिर से रिकैप करता हूँ। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर कार्बन है, ये कैसे पता लगाएंगे? उसको जला देंगे यार। जलाने के बाद अगर उसके अंदर से एक ओडरलेस और कलरलेस गैस निकलता है, तो समझ जाना है कि वही वो भाई वो और कोई नहीं, बस उसके अंदर कार्बन है। और वो गैस और कोई नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और कैसे पता लगाएंगे कि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? उसको लाइम वाटर के अंदर से पास कर देंगे, और पास करने के बाद अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो हम कंफर्म हो चुके हैं कि भाई ये और कोई नहीं बल्कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही सिर्फ और सिर्फ लाइम वाटर को मिल्की करने का क्षमता वो रखता है, उसके अंदर क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होता है ऐसा करने का। ठीक है, क्लियर है भाई? आई होप क्लियर है। मैं नहीं चाहता कि आपके मतलब कोई भी डाउट रहे। ठीक है, पहले चैप्टर के एकदम पहले से सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये अभी का, इसके बाद और भी थोड़ा हार्ड होता जाएगा, तो चिंता मत करो, उसको भी हम आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर, आइए। अब हम बात करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ना। व्हाट इज़ ए कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? आइए बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये अभी चैप्टर का। ठीक है, अभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो इंट्रोडक्शन टू कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। क्या मुझे बता सकते हो आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है? तो तुम बोल सकते हो कि भाई आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से बनता है। यस, यू आर राइट। जब एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मतलब क्या, ट्रांसफ़र करता है किसी एक नॉन मेटल को। ठीक है, मतलब नॉन मेटल क्या करता है? नॉन मेटल इसको गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तब क्या बनता है? तब इन दोनों के बीच में एक आयोनिक दोस्ती बनता है। बॉन्ड मतलब दोस्ती कह सकते हो अभी के लिए। आयोनिक बॉन्ड बनता है और हमें एक आयोनिक कंपाउंड मिल जाता है। हाँ जी, क्लियर है ना? ये तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से कि आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयन आयन मिलके बनता है ये बॉन्ड, है ना? तो मेटल एक आयन और नॉन मेटल का एक आयन मिलकर जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। और इनके बीच में जो दोस्ती होता है उन दोस्ती को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ओके,
दोस्ती मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, ठीक है। ओके, अभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या है भाई? अच्छा रुको, एक और बात, आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम है, आपको याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चंस में आ सकता है कि भाई व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड, तो आपका आंसर होगा भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगर आता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ आयोनिक बॉन्ड, तो आपको लिखना है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगर आपको पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो आपको बोलना है कि इट इज़ नथिंग बट द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, फिर आपको आयोनिक बॉन्ड का ही डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, ओके। लेकिन भाई साहब, हमने देखा कि आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी के पास इलेक्ट्रॉन था, किसी ने इसको दे दिया किसी और को। मतलब मेरे सपोज मेरे पास एक खिलौना है, मैंने अपने दोस्त को दे दिया, तो मैंने ट्रांसफ़र किया अपना खिलौना। लेकिन कोवैलेंट में ऐसा नहीं होता। कोवैलेंट में हम आपस में चीज़ों को शेयर करते हैं। जैसे कि हम बचपन में हम टिफ़िन शेयर करते थे स्कूल में, वैसे ही होता है कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इसको पूरा तुम्हें दे दिया, मतलब मेरा जो खिलौना है मैंने अपने दोस्त को फॉरएवर के लिए दे दिया, ऐसा नहीं होता। कोवैलेंट में कुछ और होता है। क्या होता है? कोवैलेंट में शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, और इन कंपाउंड के बीच में, ठीक है, इस कंपाउंड में जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब दोस्ती। ठीक है, ओके। अब शेयरिंग का क्या मतलब है? मतलब तुम भी खाओगे, मैं भी खाऊंगा, जैसे टिफ़िन है, ठीक है ना। तो सपोज़ मेरा टिफ़िन बॉक्स में से कुछ निकला और तुम्हारे टिफ़िन बॉक्स में से कुछ निकला, तो मैंने अपना थोड़ा सा हिस्सा तुम्हें दिया और तुमने भी तुम्हारा थोड़ा सा टिफ़िन का हिस्सा मुझे दिया, तो मेरा भी पेट भर गया, तुम्हारा भी पेट भर गया, तो दोनों का काम हो गया। इसे कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? अब हम इसको और भी अच्छे से डेफिनेशन के तौर से पढ़ेंगे जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन तब रट्टा मार के भी क्या फ़ायदा, रट्टा मार के, है ना। आप खुद बना के भी लिख सकते हो डेफिनेशन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू कोवैलेंट बॉन्ड, लेट्स स्टार्ट। ए केमिकल बॉन्ड, a chemical bond formed by sharing of electrons, formed by sharing of electrons। ठीक है, अब किसके बीच में भाई? बिटवीन नॉन मेटल्स, बिटवीन नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से बनता है। ठीक है, अब जो भी कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल बनता है, द कंपाउंड और मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय दिस केमिकल बॉन्ड, इस दोस्ती से जो भी आउटकम मिलता है, ठीक है, जो कि इस बाय दिस केमिकल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, कोवैलेंट कंपाउंड का एक और नाम क्या है? कोवैलेंटली कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, इसका एक और नाम है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? एक ऐसा केमिकल बॉन्ड, एक ऐसा दोस्ती जो कैसे बनता है? जो टिफ़िन को शेयर करने से बनता है। ठीक है, और ये किन किन के बीच में बनता है भाई? नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। नॉन मेटल्स मतलब कौन से एलिमेंट? जिनका टेंडेंसी होता है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल द octet rule। Okay, now the compound or molecules formed by this chemical bond is covalent bond। अब जो भी कंपाउंड बनता है या फिर मॉलिक्यूल बनता है इस इस केमिकल बॉन्ड की वजह से, उसको हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड
या फिर कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके दो दो नाम हैं। अब इसको समझते हैं एग्जांपल्स के तौर से, देखो तो क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी क्या है, इसका कंसेप्ट हम अभी क्लियर करते हैं। आइए सबसे पहले हम हाइड्रोजन से शुरू कर देंगे, शुरू करते हैं। सो नंबर 1 पे हम रखते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन। ओके, सो एलिमेंट इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इस ये भी 1 होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन एन नॉर्मल एटम। ओके, तो हाइड्रोजन एटम में दोनों इक्वल होते हैं। ओके, सो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास एक ही है सिर्फ। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैसे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब इसको मैं अगर थोड़ा सा और भी इजी तरीके से समझाऊं तो कुछ ऐसा होता है। देखो सपोज मेरे पास एक खिलौना है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक खिलौना है। ठीक है, सपोज मेरे पास मैं ए हूँ, मेरे पास एक खिलौना है, सपोज ऐसे डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, और तुम्हारे पास एक खिलौना है। ठीक है, तुम बी हो, तुम्हारे पास भी एक खिलौना है। तो मुझे क्या है कि मुझे मेरे अंदर एक कह सकते हो कि एक विश है कि मेरे पास 2 खिलौने रहे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को दिखाना है कि मेरे पास 2 खिलौने हैं। ठीक है ना। सो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें बोला कि भाई क्या तुम मुझे अपना टॉय शेयर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो तुमने बोला हाँ ठीक है, शेयर कर देता हूँ, शेयर करता हूँ। मतलब शेयर का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि तुमने अपना खिलौना मुझे हमेशा के लिए दे दिया, नहीं। तुमने इसको ऐसे मतलब शेयर किया जिससे कि तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो क्या हुआ कि मैंने तुम्हारा टॉय लिया और मेरा टॉय अपने पास था, दिस इज़ माई टॉय, और तुम्हारा टॉय ये है। तो मैंने क्या किया, मेरा टॉय भी मेरे पास है और तुम्हारा टॉय मैंने लेकर मैं खुश हो गया। ठीक है, मेरे पास 2 टॉयस है, मैं खुश हो गया। और फिर सेम तरीके से अभी तुम्हारा विश है कि भाई तुम्हारे पास 2 खिलौने होने चाहिए तुम्हारे पास। यू कैन से दिस इज़ योर विश कि मुझे चाहिए 2 खिलौने, मुझे अपने दोस्तों को दिखाना है। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला भाई, मुझे बोला कि भाई तुम क्या अपना खिलौना मुझे शेयर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है ले लो। लेकिन मैंने हमेशा के लिए तुम्हें नहीं दिया, मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया, मैंने शेयर किया है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझो ट्रांसफ़र और शेयर में। तो इससे क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर के लिए तुमको दिया अपना खिलौना। तो तुमने क्या किया, तुमने मेरा खिलौना लिया और अपना खिलौना मतलब लिया, लेकर दिखाया कि देखो मेरे पास 2 खिलौने हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, और हम दोनों के बीच में दोस्ती भी हो गई। देखा, तो इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी कुछ ऐसा ही है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब उसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम ए डुप्लेट। जैसे हीलियम, हीलियम क्या है, डुप्लेट है। हीलियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है 2, वो डुप्लेट होता है बिकॉज उसके पास मैक्सिमम फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने से भी वो क्या हो जाता है, ऑक्टेट की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब स्टेबल बन जाता है वो। सो हीलियम के लिए बस ये एक्सेप्शन होता है कि भाई अगर तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम ऑक्टेट की तरह स्टेबल बन जाओगे। जैसे बाकी लोग ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट होकर स्टेबल बनते हैं, तुम्हें ऑक्टेट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम डुप्लेट से भी स्टेबल हो जाओगे। सो हाइड्रोजन कहता है भाई मुझे भी तो स्टेबल बनना है, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी हीलियम की तरह एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ कहीं से। ठीक है, लेकिन मुझे देगा कौन यार, क्योंकि देखो अगर हाइड्रोजन किसी एक हाइड्रोजन को बहुत मतलब दानवीर है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है
और लूज़ करने के बाद बन जाता है हाइड्रोजन आयन। अब ये जो हाइड्रोजन आयन होता है इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल इन नेचर। ये वेरी वेरी अनस्टेबल होता है, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत नटखट होता है ये तो इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, इसको पानी में डाल दो भाई, इसको पानी में डाल दो, ठीक है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या, इसीलिए ये सब बातें छोड़ो। इसने बोला कि भाई इतना दानवीर बन के कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करता हूँ अपना इलेक्ट्रॉन किसी को थोड़ी देर के लिए दे देता हूँ, शेयर करता हूँ, तो मेरा भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा, बिकॉज मुझे भी डुप्लेट बनना है, उसको भी डुप्लेट बनना है, तो उसको भी डुप्लेट बनाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं भी डुप्लेट बन जाता हूँ, ठीक है मतलब अपना भी काम कर लेऊँगा और उसका भी काम कर दूँगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, तो वो किसी एक और हाइड्रोजन को ढूंढता है जो जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो कहते हैं भाई साहब क्या आप थोड़ी देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दान कर सकते हो, मतलब थोड़ा शेयर कर सकते हो क्या। तो बोलेगा ठीक है ले लो। तो हाइड्रोजन कहता है भाई मैं तो बन गया डुप्लेट, मैं तो खुश हूँ भाई, मैं स्टेबल बन गया। और फिर भाई साहब ने बोला कि भाई तुम भी स्टेबल बन गए, मैं भी स्टेबल बन जाता हूँ, क्या तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो तुमने बोला कि हाँ ले लो। तो उसने भी अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लिया और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसके भी दो इलेक्ट्रॉन बन गए, वो भी स्टेबल बन गया। और फिर तो इसको हम थोड़ा देखते हैं कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्म में। देखो तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अपना अपना, ठीक है। और उसने एक और हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर सपोज, उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसने क्या कहा कि इस वाले हाइड्रोजन एटम ने कहा कि भाई साहब मुझे ना थोड़ी देर के लिए आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ा उधार दे सकते हो, शेयरिंग वेयरिंग कर सकते हो क्या। तो इसने बोला कि ठीक है भाई ले लो, कोई बात नहीं, शेयर कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेयर करने के बाद क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है और उसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया है ना। तो उसके पास अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसको यही चाहिए था कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे कि क्या होगा, वो डुप्लेट बन जाएगा, मतलब हीलियम की तरह उसका इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन होगा, तो वो स्टेबल बन जाएगा। तो इसका काम तो हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का काम तो हो गया। इसके बाद इस वाले हाइड्रोजन ने कहा कि भाई साहब मुझे भी स्टेबल बनना है, तो मैं भी क्या करता हूँ कि आपसे थोड़ा उठा लेता हूँ आपका इलेक्ट्रॉन। तो उसने बोला ठीक है भाई, तुमने हमको हेल्प किया, हम भी तुमको हेल्प करेगा। तो उसने क्या किया, उसका अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है और उसने दूसरे से लिया, ठीक है। तो उसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो भी डुप्लेट बन गया। सो दोनों ही डुप्लेट बन गए, तो दोनों का ही फ़ायदा है। तो इससे एक नया एलिमेंट बनता है, सॉरी एक नया मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं H2, ठीक है। इससे क्या बनता है, H2 बनता है, ठीक है, H2 बनता है। अब H2 को हम एक नए नाम से बुलाते हैं, मतलब इसको थोड़ा कहा जाता है कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ऑफ एलिमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऑफ एलिमेंट, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के यहाँ अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एक मॉलिक्यूल है एक एलिमेंट का, ठीक है। मैंने आपको क्लास 9 के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं। एक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल जो H2 N2 O2 I2 Br2 ये होते हैं, और कंपाउंड मॉलिक्यूल जैसे कि CO2, ठीक है ना, N2O, इसके बाद SO2 ये होते हैं, NO, इसके बाद CO, ये सारे के सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल हैं। कंपाउंड आपको पता है होता है कि कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट से बना होता है वो, ठीक है। एक या फिर एक नहीं, सॉरी, मोर देन वन, ठीक है, डिफरेंट। जैसे कि CO2 में क्या है, दो अलग अलग हैं, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट है, एक कार्बन एलिमेंट एक ऑक्सीजन एलिमेंट। तो ये अलग अलग एलिमेंट है, तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे कि H2O, ये भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, बिकॉज यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम, सॉरी हाइड्रोजन एलिमेंट, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो दो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई अलग अलग है, क्या नहीं है यार, ये तो सारे के से सेम ही है, दोनों ही एज है, तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्लियर है। अब यहाँ से दो दो कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट 1,
concept 1 is each hydrogen atom shares 1 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक हाइड्रोजन एटम एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और इसको हम एक नए नाम से भी पुकार सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इट इज़ मोनोवैलेंट। मोनो मतलब एक, ठीक है, मोनोवैलेंट, ठीक है, मोनोवैलेंट, एंड इट शोज मोनोवैलेंसी। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज ए मोनोवैलेंट, मतलब वो उसका वैलेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। वैलेंसी का 1 होना मतलब क्या? कि वो एक और किसी भी एलिमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है। और जैसे कि ऑक्सीजन, उसका जो वैलेंसी होता है वो होता है 2। वैलेंसी 2 मतलब क्या? कि ये दूसरे किसी एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, ठीक है। और इसलिए इसको कहा जाता है डाईवैलेंट ऑक्सीजन को। अभी बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 है कि देयर इज ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, देयर इज ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड है। क्यों? बिकॉज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो एक पेयर बना, तो इसलिए इसका एक ही बॉन्ड होता है। लेकिन दूसरे केसेस में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होगा उतने बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक बॉन्ड, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो 2 बॉन्ड, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो 3 बॉन्ड्स, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज ऑक्सीजन। सो एलिमेंट इज ऑक्सीजन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8 होंगे। नाउ अब देखो, मुझे बता सकते हो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? और वैलेंसी हम निकालते कैसे हैं? हमने क्लास 8 में पढ़ा, सॉरी क्लास 9 में पढ़ा था कि वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल, अच्छा रुको, वैलेंसी निकालने का टेक्निक ये है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा हुए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हुए तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा वैलेंसी उस एलिमेंट का। और अगर वैलेंसी 4 के बराबर है या फिर 4 से छोटा है, तब वैलेंसी कितना होता है? देन वैलेंसी इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के केस में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है Kl, ऑक्सीजन का ये होगा 2,6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वैलेंस शेल में होता है, मतलब लास्ट शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है ये, ओके। तो इसके अंदर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 4। सो वैलेंसी कितना होगा?
8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि है 6, सो 8 माइनस 6 जो कि हो जाएगा 2, सो ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाता है 2। क्लियर है? बस ये तो वैलेंसी हो गया। ठीक है, वैलेंसी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी दो और यू कैन से अदर ऑक्सीजन एटम। ओके, तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन। अब हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हम जो डॉट्स एंड क्रॉसेस होते हैं वो किसके रेस्पेक्ट पे रहते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स पे रेस्पेक्ट पे रहते हैं, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं उनको हम डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी देखा हमने। सो 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। ओके, सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ अब मुझे बताओ ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, तो उसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट बनने के लिए? तो तुम बोलोगे भाई उसको 2 चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन एटम होता है ये बोलता है इसको कि भाई साहब क्या आप मुझे अपना 2 इलेक्ट्रॉन उधार दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मेरा भी काम हो जाएगा आपका भी काम हो जाएगा, मैं भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा शेयर करके। तो इसने बोला ठीक है ले सकते हो। तो क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ओके। तो इसने क्या किया, इसने इस वाले ऑक्सीजन एटम के और भी क्या किए, और भी 2 इलेक्ट्रॉन्स उससे उधार लिया, शेयर किया। उधार नहीं लिया, कैसे तो शेयरिंग किया ना, तो इसने ले लिया। ठीक है, लाइक दिस। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन गया ऑक्टेट, तो ये स्टेबल बन गया। ठीक है, फिर इसने बोला कि भाई मुझे भी स्टेबल बनना है, मुझे भी थोड़ा अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो उसने बोला ठीक है भाई, तुमने हमारा हेल्प किया, हम भी तुम्हारा हेल्प करेगा। तो ये वाला ऑक्सीजन एटम इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने पास उसके पास ऑलरेडी 6 है, तो फिर वो बन जाता है ऑक्टेट। ठीक है, क्लियर है? तो देखो अभी इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो भी ऑक्टेट बन गया, तो ये भी स्टेबल बन गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा रुको, इसके अंदर भी एक ऐसे दिखा दो, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बीच में लाना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, ओके। अभी डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि उसने 2 बार मांगा, एक बार मांगा फिर 2 बार मांगा, इसलिए 2 बॉन्ड होंगे। ठीक है, अभी के लिए ऐसे कि तुम इसको समझ सकते हो कि पहले एक बार मांगा था तो इस वाले ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसको 8 चाहिए। तो उसने फिर से मांगा कि भाई कैन यू काइंडली प्लीज़ शेयर। तो उसने बोला ठीक है और एक बार ले लो, और एक ले दो, तो 2 बॉन्ड बन गए। ठीक है, अब इसके भी 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सेम ही कंसेप्ट है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होंगे, तो मैं इसे तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने जाऊँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए।
तो यहाँ पर क्या होगा कि ईच हाइड्रोजन एटम की जगह पर होगा ईच ऑक्सीजन एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सो ईच ऑक्सीजन एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज डाईवैलेंट। ठीक है, डाईवैलेंट एंड इट शोज डाईवैलेंसी। ठीक है, थोड़ा चेंजेस होंगे। सो इट शोज डाईवैलेंसी एंड इट इज डाईवैलेंट। सो ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। सो इट इज डाईवैलेंट। एंड कंसेप्ट 2, देयर इज ए डबल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इस केस में 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से एक मॉलिक्यूल बनेगा O2 और इसको हम कहते हैं फिर से मॉलिक्यूल ऑफ, बताओ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी 3rd नंबर पर है नाइट्रोजन की बारी। सो एलिमेंट इज नाउ नाइट्रोजन, ओ सॉरी, नाइट्रोजन N, एटॉमिक नंबर 7, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ ना यहाँ पर। इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा। और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमें इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये नाइट्रोजन और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो हमें इसको यहाँ पर 5 डॉट्स देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर है? सिमिलरली एक और नाइट्रोजन एटम, इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो 1 2 3। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, उसको 8 करने के लिए कितना चाहिए होगा, और भी 3 उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट बनने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये इस वाले नाइट्रोजन एटम को रिक्वेस्ट करेगा कि थोड़ी देर के लिए अपना 3 इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करो, मुझे ऑक्टेन बनना है, ऑक्टेट। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। तो नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन एटम के पास ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर उसके पास अभी और भी एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो भी क्या बन गया, ये भी बन गया ऑक्टेट। ठीक है, ये ऑक्टेट बन गया। ठीक है, ये भी ऑक्टेट बन गया। इसके बाद इसने बोला अभी कि भाई मुझे भी तो ऑक्टेट बनना है, तुम मुझे भी हेल्प करो। तो उसने बोला ठीक है, तुम मेरे से, मैं तुमको शेयर करता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तुम ले लो, तुम भी ऑक्टेट बन जाओ। तो उसने बोला ठीक है, थैंक यू ब्रो। तो उसको बोलकर ऐसे करके उसने भी क्या कर लिया, उसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो देखो इस वाले केस में देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 पहले से थे, उसने एक और भी 3 ले लिया, 1 2 3, तो 8 बन गया। तो ये भी ऑक्टेट बन गया। अब इसके देखते हैं,
एक दो तीन चार पाँच, और इसने 3 लिया, 1 2 3, बन गया इसका 8। ये भी ऑक्टेट बन गया। तो ये बन के क्या बन जाता है, ये बन जाता है अपना N2। ठीक है, ये बनता है एक मॉलिक्यूल N2, इसको भी हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर कितने बॉन्ड्स है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है। एक बार शेयर किया, दूसरी बार शेयर किया, और तीसरी बार शेयर किया। ठीक है, तो 3 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इसलिए इसका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलना ज़रूरी है। तो इसके भी 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। कंसेप्ट नंबर 1 होगा कि ईच नाइट्रोजन एटम, हर एक नाइट्रोजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इसको हम कहेंगे इसलिए ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट, और ये शो करेगा क्या, ट्राईवैलेंसी। ठीक है, ये शो करेगा ट्राईवैलेंसी। ट्राईवैलेंट का मतलब ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी और एक नाइट्रोजन एटम के साथ। ठीक है, और ये शो करता है ट्राईवैलेंसी। कंसेप्ट नंबर 2 इज देयर इज ए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। ओके, सो 2 नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ये कंसेप्ट नंबर 2 है इसका। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन क्या करता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है, क्या वो शेयर करता है, या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बन कांट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 4 KL 2,4। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको इसको 8 बनाना है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बताओ। इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन कर सकता है वो, उसके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शंस, या तो वो उसको 4 को और भी 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसको 8 बना सकता है, या फिर क्या कर सकता है वो, या फिर वो इन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। ठीक है, इन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, और इसका कन्फिगरेशन कैसा बन जाएगा, हीलियम की तरह, हीलियम गैस के कन्फिगरेशन की तरह, मतलब इनर्ट गैस के कन्फिगरेशन जैसा। लेकिन भाई ये तो इसका वैसे इसका मतलब बस में नहीं है। क्यों नहीं है, पता चल जाएगा, देखो। तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता क्यों नहीं, मतलब गेन क्यों नहीं करता। तो देखो, इसका रीज़न कुछ ऐसा है कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है। तो 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, और रिपल्शन between electrons also increases। तो एक्चुअली यहाँ पर दो रीज़न है, इसको थोड़ा अलग से लिखता हूँ। सो यहाँ पर 2 रीज़न है। क्या रीज़न है, पहला रीज़न है कि कार्बन का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, उसके कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स। कैसे, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर बराबर होता है, तो प्रोटॉन्स भी 6। अब क्वेश्चन आता है, अच्छा अब अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, अच्छा 2,6, सॉरी 2, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 2,4। ठीक है, 2,4। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर और एटॉमिक नंबर सब सेम होता है एक नॉर्मल एटम में। ठीक है, ओके। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। सो अगर ये और भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर पहले 6 था, अभी क्या बन गया, और भी 4 गेन किया तो 10 बन गया।
तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज सपोज यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक रिंग है और यहाँ पर एक और रिंग है, ठीक है। इस रिंग में सपोज 10 पहलवान हैं, ठीक है। इस वाले आउटर रिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहलवान हैं। और अंदर के रिंग में 1 2 3 4 5 6 पहलवान हैं। तो बता सकते हो कौन सा रिंग जीतेगा तुमको लगता है? तुम बोलोगे भाई आराम से बाहर का रिंग जीत जाएगा बिकॉज इसमें ज़्यादा पहलवान है। वैसे ही कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल मतलब जो इसके बाहर के जो शेल्स होते हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे, ठीक है। और डोमिनेट करने के साथ साथ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है। रिपल्शन मतलब क्या? धक्का देने वाला फोर्स। ये बोलता है तू भाग जा यहाँ से, तू बोलता है दूर भाग यहाँ से। तो ऐसे करते क्या होता है? ऐसे करते करते दूर भाग जाते हैं सभी सारे, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूर रहते हैं। इससे क्या होता है कि बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है। हमें पता है कि एटम्स का चार्ज होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या? कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन्स का जितने भी चार्ज होते हैं दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन्स कम है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता या फिर कर नहीं पाता। 2 रीज़न है। नाउ अब बोलोगे भाई अच्छा 2 नहीं करता, गेन नहीं करता, तो 4 लूज़ कर दो भाई, हीलियम की तरह उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कर सकते हो, वाई कार्बन कांट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब गेन करने से तो नहीं हो रहा, तो लूज करके देखो क्या होता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है फॉर 2 रीजन्स। रीजन्स क्या है बताता हूँ देखो। पहला रीज़न, नॉट एनर्जिकली फीजेबल, मतलब एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं दे पाओगे या फिर उतना ज़्यादा एनर्जी हम नहीं दे पाएंगे जिससे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। इतना एनर्जी नहीं होता है बिकॉज रीज़न है देखो। ये न्यूक्लियस और ये इसके अराउंड में जितने भी शेल्स वेल्स हैं, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेशल फोर्स से अट्रैक्ट करके रखता है अपने पास। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है ये इतना आसानी से इसको छूटने नहीं देता। अम्बुजा सीमेंट से इसको बांध के रखता है, अम्बुजा सीमेंट जो होता है ना, हाँ वैसे। तो ये इतना एनर्जी तुमको देना पड़ेगा, मतलब जिस एनर्जी से ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, उससे ज़्यादा फोर्स तुमको देना पड़ेगा उतना ज़्यादा एनर्जी तुमको खर्च करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए भाई रहने दो। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, सेकंड रीज़न इज़ कि जो C4+ आयन बनेगा, C4+ आयन इज़ अनस्टेबल as it has 6 protons in its nucleus holding on to just 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इस बार क्या है, इस बार बाहर के रिंग में और अंदर के रिंग में थोड़ा डिफरेंस है। बाहर के रिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 पहलवान हैं और अंदर के रिंग में इस बार 6 पहलवान हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली अंदर का रिंग जीतेगा बिकॉज बाहर तो सिर्फ 2 हैं तो अंदर 6 हैं, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। C+4 कैसे बना? बिकॉज पहले क्या हुआ, पहले प्रोटॉन्स का नंबर था 6, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर था 6। अभी 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज़ कर दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो कितना बन गया? 2, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या होगा? C4+, ठीक है। 4+ क्यों होगा? प्लस क्यों? बिकॉज प्रोटॉन्स का नंबर अभी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। और 4+ क्यों होगा? बिकॉज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 4 ज़्यादा है। अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं और प्रोटॉन से 6, तो 2 से 6 कितना बड़ा है? सॉरी,
6 से 2 कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, इसलिए 4 प्लस हुआ। और ये आयन जो होता है बहुत अनस्टेबल होता है, बिकॉज दे भाई बैलेंस करने के लिए नहीं है ना, न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल तब होगा जब अंदर भी सेम इलेक्ट्रॉन और बाहर भी सेम इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एक एक कम दो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 6 के 6 प्रोटॉन्स अंदर होंगे और बाहर सिर्फ 2 होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबल होता है, बहुत नटखट होता है, नटखट, ओके। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन भाई गेन भी नहीं कर सकता, लूज भी नहीं कर सकता, तो बोलता है कि नहीं ना भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ मैं यार, ऐसा मैं क्या करूँ। तो उसको दिमाग लगाते हैं भाई कि नहीं यार, शेयर वेयर करने से नहीं होगा, अच्छा शेयर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लूज़ और गेन करने से जो कुछ हो नहीं रहा, एक काम करता हूँ शेयर करता हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो क्या करता है, एट द एंड वो एक डिसीजन लेता है, क्या डिसीजन, कि कार्बन शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू ऑब्टेन द नियरेस्ट noble gas कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक्चुअली नियॉन का होता है। नियरेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नियॉन का होता है, जिसको वो कार्बन अटेन कर सकता है और फिर ऑप्टेन कर सकता है। ऑप्टेन या फिर अटेन लिखो, अटेन इज बेटर, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बेचारा ना गेन कर पा रहा था ना लूज़ कर पा रहा है, लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन आ गया है कि शेयर कर सकता हूँ यार, शेयर करूँगा, शेयर करने के बाद मुझे ऐसे नुकसान नहीं मिलेगा, तो वो शेयर करने का सोचता है, ठीक है। एंड हेंस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वेरी फर्स्ट वीडियो। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो वेरी मच, इफ़ नॉट देन नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई कंटेंट। सो अगर पसंद आया है तो लाइक ठोको, और अगर और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब मारो, और अगर कुछ डाउट्स है तो पूछो यार, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना है, ठीक है, और रेस्ट भी लेना है कभी कभी बीच बीच में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।